हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी 12th लेवल के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बिहार के एसएससी के एग्जाम में साइंस से लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स डिस्कशन के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा साइंस का पार्ट नंबर 9 होगा। दोस्तों, पहले हम 8 पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप तक अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को डिस्कस कर सकते हैं और आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हम अच्छी तरह से उस वीडियो को हम डिस्कस किए हुए हैं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन है? मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन है? तो हम सबसे पहले उत्तर को बात करते हैं। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, श्वेत कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका श्वेत कोशिकाएं। दोस्तों, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं होती है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारा डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी अनियमित आकृति की केंद्रयुक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होता है। जो दोस्तों डब्ल्यूबीसी होता है, ये डब्ल्यूबीसी ये कैसे होता है? तो ये अनियमित आकृति को केंद्रयुक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होता है। ठीक है दोस्तों, एक अगला है दोस्तों, मोनोसाइट सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका है। यही बात दोस्तों याद रखिएगा। मोनोसाइट जो होता है, मोनोसाइट ये सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका है। मोनोसाइट जो है वह सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका है। सफेद रक्त कणिकाएं, यह सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, अब श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वह 5 प्रकार के होती है। कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है दोस्तों कौन? पहला होता है न्यूट्रोफिल। पहला होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल, और तीसरा होता है इओसिनोफिल। ठीक है, चौथा होता है मोनोसाइट। चौथा होता है दोस्तों मोनोसाइट। और पांचवा कौन सा होता है? पांचवा होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन का। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत कोशिकाएं। दोस्तों, श्वेत कोशिकाएं कितने प्रकार का होता है? तो श्वेत कोशिकाएं 5 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूट्रोफोसिल, दूसरा होता है बेसोफिल, तीसरा हो गया इओसिनोफिल, और चौथा हो गया मोनोसाइट, और पांचवा हो गया लिम्फोसाइट। अब दोस्तों बात की हम डब्ल्यूबीसी पे। तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डब्ल्यूबीसी होता है वो ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है वो मोनोसाइट क्या होता है दोस्तों? मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं होता है। मोनोसाइट जो होता है वो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं होता है। ठीक है, तो आरसीबी को क्या कहते हैं? अब एक है दोस्तों आरसीबी नहीं दोस्तों, आरबीसी। तो आरबीसी दो होता है, आरबीसी को एथ्रियोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथोसाइट। आरसीबी को एरिथोसाइट भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन श्वसन वर्णक होता है? दोस्तों, मानव शरीर में कौन श्वसन वर्णक है? तो ठीक है, तो हम पहले इसका सही उत्तर बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। दोस्तों, आरसीबी में हीमोग्लोबिन होता है। आरसीबी में क्या होता है? आरसीबी बोला दोस्तों, सॉरी, आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचाना। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक क्या होता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक को क्या बोला जाता है? हीमैटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीमैटिन।
हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक को क्या बोला जाता है? हीमेटिन बोला जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है। तो हीमोग्लोबिन में कैसा रंजक होता है? तो रंजक। तो हीमोग्लोबिन में कैसा रंजक होता है? तो हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है। कैसा? नामक हीम नामक रंजक होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, लाल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी। दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त छीनता रोग हो जाता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? रक्त छीनता रोग। रक्त छीनता रोग, ये रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त छीनता रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था इस पॉइंट की, मतलब इस क्वेश्चन को मतलब इतना डिस्कस की, ये बात इस पॉइंट पे आप लोग भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव। क्या कहलाता है? तो ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे हम ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, उत्तल एवं अवतल दर्पण दोनों ही किसी गोले के कटे भाग हैं। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं, अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्र का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वह ध्रुव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होते हैं? किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होते हैं? तो दोस्तों एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एल्डिहाइड। दोस्तों एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। तो एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक का अभिकरण समूह CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है। एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक का अभिकरण समूह CHO होता है। ठीक है दोस्तों, अब कार्बोक्जिलिक अम्ल का अभिक्रिया समूह क्या होता है? कार्बोक्जिलिक अम्ल, यहाँ हो गया कार्बोक्जिलिक, यहाँ लिखते हैं अम्ल। कार्बोक्जिलिक अम्ल का अभिक्रिया समूह क्या होता है? COOH, यह होता है कार्बोक्जिलिक अम्ल का। ठीक है, कार्बोक्जिलिक अम्ल का अभिक्रिया होता है COOH। ठीक है, कीटोन की अभिक्रिया समूह दोस्तों, कीटोन की अभिक्रियाशील समूह क्या होता है? तो C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, ये कीटोन की अभिक्रिया समूह होता है। ठीक, ये हो गया और ये एसिड का नहीं बताया हमने, कार्बोक्जिलिक अम्ल का बताया -COOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनावृति बीज, अनावृत बीजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनावृत बीजी समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा होता है। दोस्तों सबसे छोटा अनावृति पौधा कौन सा होता है? तो जैमिया पिग्मिया होता है। कौन सा होता है? जैमिया पिग्मिया। ठीक है, जैमिया पिग्मिया होता है दोस्तों, ये सबसे छोटा अनावृत बीज होता है। ठीक है, जिंगोब्लाइड को मेंडल हेयर ट्री भी कहा जाता है। जिंगो बाइलोआ को मेंडल हेयर ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अनावृत बीजी कैसे होता है दोस्तों? अनावृत बीजी, तो अनावृत बीजी उप समूह के पौधे के बीज फल के अंदर होती है। ये कैसा होती है? अनावृत बीजी उप समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इसमें क्या होता है? बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, वो अनावृत बीजी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम ब्रायोफाइटा देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा दोस्तों, ब्रायोफाइटा जो होता है वो सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। ये कैसा होता है दोस्तों? सबसे
दोस्तों इसमें ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो होता है वो सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन्स। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है। कितना होता है दोस्तों? एक जोड़ा वृक्क होता है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। जो दो भागों में, नेफ्रॉन्स का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है, जो दो भागों में होता है, एक बाहरी भाग, और बाहरी भाग को कोर्केटस बोलते हैं और भीतरी भाग को मेंडुला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कितने भाग में होता है? ये दो भाग में होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो दो भाग में होता है, एक बाहरी भाग में होता है और दूसरा भीतरी भाग में होता है। तो भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? भीतरी भाग जो होता है उसे मेंडुला बोलते हैं। क्या? मेंडुला, ठीक है, मेंडुला। और बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? बाहरी भाग को कोर्केटक्स बोलते हैं, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, ठीक है, इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस नेफ्रॉन्स। दोस्तों प्रत्येक नेफ्रॉन्स में क्या होता है? प्रत्येक नेफ्रॉन्स में एक छोटी प्लीनुमा रचना होती है। कैसी रचना होता है? प्लीनुमा रचना होती है, जिसे हम बोमेन एस्प्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम बोमेन एस्प्यूट कहते हैं, ठीक है, बोमेन एस्प्यूट। सम्प्यूट, एस्प्यूट, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्लीनुमा रचना होती है, उसे हम बोमेन सम्प्यूट कहते हैं, ठीक। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण समय और किस राशि के बीच संबंध बताता है? गति का दूसरा समीकरण समय और किस राशि के बीच संबंध बताता है? तो दोस्तों स्थिति, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? कौन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकोनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, जिसको 1955 में मिलर ने साइकोटिन की खोज किसने किसने खोज की? तो 1955 में खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? तो मिलर। कौन थे? मिलर। मिलर ने 1955 में साइटोकाइनिन की खोज की थी, ठीक है। साइटोकाइनिन का नामकरण लिथोम ने किया। साइटोकाइनिन का नामकरण, ठीक है, नामकरण। तो नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण लिथोम ने किया, लिथोम, लिथोम, ठीक है, लिथोम ने किया। यह जिनहरता को रोकता है। साइकोकाइटिन क्या होता है? साइटोकाइनिन ये जो होता है वह जिनहरता को रोकता है। साइकोकाइनिन यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। यह जो होता है वह आरएनए एवं प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनाने में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज, सॉरी, ये ऑक्सीजन की खोज ये किसने किया था दोस्तों? 1880, 1880, ठीक है, 1880 में डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन, डार्विन ने किया था 1880 में इसका खोज डार्विन ने किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, ठीक है। विषाणु जीवाणु से और कवक शैवाल से। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। दोस्तों विषाणु जो होता है वह विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। कैसा? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। जीवाणु जो होता है वो दोस्तों मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। यहां मैं लिख देता हूं विषाणु, ठीक है, विषाणु, ठीक है। ये कैसा कड़ी है? ये सजीव और निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव, ठीक है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है। अब जीवाणु, ठीक है,
बात करते हैं दोस्तों जीवाणु। तो जीवाणु जो होता है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब तीसरा हो गया कौन सा? तीसरा हो जाएगा दोस्तों कवक परजीवी या मृतजीवी। कवक, कवक। तो कवक जो होता है वो परजीवी या मृत परजीवी या उपघटक की भांति कार्य करता है। यह होता है कैसा दोस्तों? अब बात करते हैं कवक। कवक दोस्तों परजीवी या मृत परजीवी या उपघटक की भांति कार्य करता है। कवक जो होता है कैसे कार्य करता है? परजीवी या मृत परजीवी उपघटक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों शैवाल। शैवाल जो होता है वो दोस्तों वो स्वपोषी होता है। शैवाल स्वपोषी होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है? क्वेश्चन है दोस्तों सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है दोस्तों? तो दोस्तों डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। दोस्तों डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन को क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, निर्जलीकरण तब होता है। अब बात करते हैं निर्जलीकरण कब होता है। तो दोस्तों निर्जलीकरण तब होता है जब शरीर में पर्याप्त पानी और तरल पदार्थों की कमी होने लगता है। तब क्या होता है दोस्तों? निर्जलीकरण हो जाता है। जब निर्जलीकरण हो जाता है तो उससे डिहाइड्रेशन भी होने लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? कौन सा एक अदिश राशि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग का मापांक। दोस्तों यंग का मापांक यह एक अदिश राशि है। बाकी वेग, आवेग और त्वरण ये सब सदिश राशि है। ये सब कैसा राशि है? ये सब सदिश राशि है। ठीक है, और ये यंग का मापांक जो है यह एक अदिश अदिश राशि है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आकर्षक शक्ति न हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? दोस्तों कौन सा लागू नहीं होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी दबाव। दोस्तों अगर आकर्षक शक्ति बल नहीं होगा तो ऊपरी दबाव तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ये होता है बल बटा लंबाई। ठीक है, ये होता है बल बटा लंबाई। बल का होता है एफ और लंबाई का होता है एल। ये हो गया पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेरिफेथोलिक अम्ल। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टेरिफेथोलिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शैवाल के फैलने का कारण क्या है? शैवाल के फैलने का कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपोषण। ठीक है, शैवाल का फैलने का कारण सुपोषण है। ठीक है दोस्तों, किसी जलाशय को पोषक तत्वों में समृद्ध करना और जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि सुपोषण कहलाता है। ठीक है, किसी जलाशय को पोषण तत्वों में समृद्ध करना और जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि सुपोषण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैगनी क्रांति जिसमें जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो लेवेंडर क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा लेवेंडर क्रांति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, पेशीय बल संपर्क बल क्या होता है? अब बात करते हैं संपर्क बल। दोस्तों यह एक वस्तु को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक दूसरे की क्रिया करने वाले शक्ति को हम संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संपर्क बल का परिभाषा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के दोस्तों विभिन्न रूप है। अगले क्वेश्चन दोस्तों ये था हमारा
आज का प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।